नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास कोई जटिल वैज्ञानिक शोध या आर्टिकल्स का ढेर नहीं है। आज हमारे स्रोत कुछ और हैं। बस चंद पैराग्राफ में लिखी एक छोटी लेकिन हड्डियों तक ठंडक पहुंचा देने वाली कहानी। एक गांव, एक शमशान और एक डायन की कहानी। और हमारा मकसद सिर्फ इस कहानी को दोहराना नहीं है, बल्कि इसकी क्या कहते हैं चीर-फाड़ करना है। हाँ, बिल्कुल। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे कुछ गिने चुने शब्द मिलकर इतना गहरा और असरदार डर पैदा कर सकते हैं। सही बात है। और देखिए, लोक कथाओं की यही खूबसूरती होती है ना? वे अक्सर समाज के अनकहे डरों का आईना होती हैं। जैसे अंधेरे का डर, अनजानी जगहों का डर और सबसे बढ़कर प्रकृति के नियमों के टूटने का डर। तो चलिए इस डर की बनावट को परत दर परत खोलते हैं। कहानी की शुरुआत ही एक बहुत बेचैन करने वाले माहौल से होती है। गांव के बाहर एक पुराना शमशान। सोर्स में लिखा है कि दिन के उजाले में भी वहां एक अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता है। बिल्कुल। और रात में तो लोग उस रास्ते पर जाने के ख्याल से भी कांपते हैं। और यहीं पर लेखक शुरू से ही एक मनोवैज्ञानिक खेल खेल रहा है। देखिए, शमशान को किसी परिचय की जरूरत नहीं है। नहीं, वो तो है। वो मौत और अज्ञात का एक सार्वभौमिक प्रतीक है। लेकिन दिलचस्प बात है दिन और रात का ये फर्क। हाँ, ये बात मैंने भी नोट की थी। ये इस विचार को पुख्ता करता है कि कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां सूरज ढलते ही यथार्थ के नियम बदल जाते हैं। मतलब जो जगह दिन में सिर्फ शांत है, रात में खतरनाक हो जाती है। एग्जैक्टली। ये डर की पहली नींव है। और इसी नींव पर रखी जाती है एक अफवाह की ईंट। हाँ, अफवाह। कहानी हमें बताती है कि गांव वालों का मानना है कि वहां एक डायन रहती है, जिसे अक्सर अधजली लाशों के पास देखा गया है। जो कि एक तरह से आने वाली घटनाओं की भविष्यवाणी है ना? बिल्कुल। ये पढ़ने वाले के मन में एक उम्मीद और डर दोनों एक साथ पैदा कर देती है। आप जानते हैं कि कोई ना कोई उस शमशान में जरूर जाएगा। बिल्कुल। ये सिर्फ गपशप नहीं है, ये एक सामाजिक चेतावनी है। ऐसी लोक कथाएं एक लक्ष्मण रेखा खींचती हैं। अच्छा। ये बताती हैं कि समाज की सुरक्षित सीमाओं के बाहर क्या है, कहाँ खतरा है। ये एक नियम है, उस रास्ते पर मत जाओ। और जैसा कि हॉरर कहानियों में हमेशा होता है, नियम तोड़ने के लिए ही बनते हैं। और यहीं हमारे मुख्य पात्र की एंट्री होती है। हाँ, हमारा मुख्य पात्र है रमेश। और उसके बारे में हमें सिर्फ एक बात बताई गई है। क्या? रमेश इन सब बातों पर हंसता था। मतलब साफ है, वो एक अविश्वासी है, एक स्केप्टिक। वो खुद को गांव वालों की इन अंधविश्वासी बातों से ऊपर समझता है। और हॉरर कहानियों में एक अविश्वासी पात्र का होना तो जैसे सोने पर सुहागा है। ये एक बहुत शक्तिशाली तकनीक है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसे पात्र हम में से उन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो हर चीज में तर्क ढूंढते हैं। इसलिए जब उनका सामना किसी ऐसी चीज से होता है जिसे तर्क से समझाया नहीं जा सकता, तो डर ज्यादा गहरा होता है। हाँ, ये सिर्फ उस पात्र का यथार्थ नहीं टूटता, बल्कि पढ़ने वाले का भी यथार्थ हिल जाता है। और रमेश ठीक वही करता है जिसकी उसे उम्मीद की जाती है। एक रात शहर से लौटते हुए उसे देर हो जाती है और घर जल्दी पहुंचने के लिए वो कौन सा रास्ता चुनता है? जाहिर है, वही शमशान वाला शॉर्टकट। ये कहानी का वो मोड़ है जहां आप कहना चाहते हैं, नहीं रमेश, ये गलती मत करो। वैसे सोचने वाली बात है कि शॉर्टकट का यहाँ एक प्रतीकात्मक अर्थ भी है। मतलब? ये सिर्फ एक छोटा रास्ता नहीं है, बल्कि ये स्थापित नियमों, सामाजिक चेतावनियों और पीढ़ियों के अनुभव को नजरअंदाज करने का प्रतीक है। हाँ, ये तो है। और हॉरर कहानियों का एक अलिखित नियम है, शॉर्टकट आपको कभी भी सही मंजिल तक नहीं पहुंचाते। वो हमेशा एक भयानक मोड़ लेते हैं। बिल्कुल। और जैसे ही रमेश शमशान के पास पहुंचता है, माहौल बदलना शुरू हो जाता है। सबसे पहली चीज, हवा अचानक ठंडी हो जाती है। एक क्लासिक संकेत। ये एक बहुत ही जाना पहचाना संकेत है ना? लगभग हर भूत की कहानी में तापमान का गिरना अलौकिक उपस्थिति का पहला संकेत है। हाँ, क्योंकि ये एक संवेदी अनुभव है। लेखक चाहता है कि आप सिर्फ पढ़े नहीं, बल्कि महसूस करें। सही कहा। तापमान का गिरना एक शारीरिक प्रतिक्रिया को जन्म देता है। हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हम सतर्क हो जाते हैं, हमारा शरीर ठंडक को अवचेतन रूप से खतरे से जोड़ता है। तो ये डर को दिमागी स्तर से निकालकर शारीरिक स्तर पर ले आता है। बिल्कुल। यहाँ से चीजें और अजीब होने लगती हैं। रमेश देखता है कि पास के पीपल के पेड़ जोर जोर से हिल रहे हैं। लेकिन कहानी साफ कहती है
कि हवा का तो नामो निशान नहीं था। देखा, ये प्रकृति के नियमों का सीधा सीधा उल्लंघन है। एक ऐसा दृश्य जिसका कोई तार्किक स्पष्टीकरण नहीं है। सही बात है। और यहाँ पीपल के पेड़ का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। ये कोई भी पेड़ हो सकता था, लेकिन भारतीय संस्कृति और लोक कथाओं में पीपल के पेड़ को आत्माओं से जोड़ा जाता है। हाँ, उसे अक्सर आत्माओं और प्रेतों का निवास स्थान माना जाता है। तो जो पाठक इस सांस्कृतिक संदर्भ को समझता है, उसके लिए ये दृश्य सिर्फ अजीब नहीं बल्कि अशुभ है। ये डर की एक और परत जोड़ देता है। सही कहा, जो शायद किसी और संस्कृति के पाठक को उस हद तक महसूस ना हो। तो तापमान गिर चुका है, पेड़ बिना हवा के हिल रहे हैं। रमेश का तर्कवादी दिमाग शायद अब भी कोई बहाना ढूंढ रहा होगा। शायद। लेकिन फिर जो अगली चीज होती है वो शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है। उसे एक आवाज सुनाई देती है, छन छन। पायल की आवाज। हाँ, पायल की आवाज। ये डर पैदा करने की एक शानदार तकनीक है। मतलब जानी पहचानी चीजों को गलत संदर्भ में रखना। अच्छा, ये कैसे? देखिए, पायल की आवाज अपने आप में डरावनी नहीं है। वो संगीत, उत्सव और जीवन से जुड़ी है। हाँ, सही है। लेकिन आधी रात को एक सुनसान शमशान में वही आवाज खौफनाक बन जाती है। बिल्कुल, ये एक असंगति है जो दिमाग को हिला देती है। यहाँ से रमेश के तर्क की दुनिया पूरी तरह से ढहनी शुरू हो जाती है। और फिर होता है असली सामना। आवाज की दिशा में रमेश मुड़कर देखता है और उसे सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी दिखती है। बिखरे हुए बाल उसके चेहरे को ढक रहे हैं। ये भारतीय हॉरर की एक क्लासिक छवि है। लेकिन कहानीकार यहाँ रुकता नहीं है। नहीं, वो इस छवि में कुछ ऐसी चीजें जोड़ता है जो इसे हमेशा के लिए दिमाग में छाप देती हैं। बिल्कुल, सफेद साड़ी अपने आप में एक विरोधाभास है। ये पवित्रता का भी प्रतीक है और विधवा के शोक का भी। हाँ, ये अस्पष्टता ही इसे और डरावना बनाती है। पर असली खौफ तो उन छोटी छोटी डिटेल्स में छिपा है जो इस छवि को अप्राकृतिक बनाती हैं। पहली डिटेल? कहानी कहती है कि उसके पैर जमीन से थोड़े ऊपर थे। बस यही एक वाक्य, बस ये एक वाक्य भौतिकी के सारे नियम तोड़ देता है। ये इस बात का अकाट्य सबूत है कि रमेश किसी इंसान को नहीं देख रहा है। इसे अनकैनी वैली का एक बेहतरीन उदाहरण कह सकते हैं। वो क्या होता है? ये एक कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि जब कोई चीज लगभग इंसान जैसी दिखती है लेकिन पूरी तरह से नहीं, तो वो हमें किसी अजीब दिखने वाले राक्षस से भी ज्यादा डराती है। अच्छा। क्योंकि वो हमारे इंसान होने की परिभाषा को चुनौती देती है। हवा में तैरते पैर तुरंत ये साफ कर देते हैं कि आप किसी प्राकृतिक चीज का सामना नहीं कर रहे हैं। ये दिलचस्प है क्योंकि कहानीकार चाहता तो उसे किसी राक्षस जैसा बना सकता था, लेकिन उसे लगभग इंसान जैसा रखा, बस कुछ चीजें गलत कर दी। और शायद यही ज्यादा डरावना है। बिल्कुल। और आंखों के बारे में क्या? कहानी कहती है कि उसकी आंखें बिल्कुल काली थी। उनमें कोई सफेदी नहीं, कोई पुतली नहीं, सिर्फ काली। देखिए, आंखें आत्मा की खिड़की मानी जाती हैं। जब हम किसी की आंखों में देखते हैं तो हम एक कनेक्शन, एक चेतना की उम्मीद करते हैं। हाँ। लेकिन सिर्फ कालापन देखना, यह एक शून्य को देखने जैसा है। यह आत्मा की पूरी अनुपस्थिति का संकेत है। मतलब वहां अंदर कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं, जो किसी भी शैतान से ज्यादा खौफनाक विचार है। ये खालीपन का डर है। और इस एक दृश्य से रमेश की सारी हेकड़ी निकल जाती है। उसकी आवाज कांपने लगती है और वो पूछता है, कौन हो तुम? और जवाब में वो औरत मुस्कुराती है। हाँ, लेकिन ये कोई आम मुस्कान नहीं है। कहानी का ये हिस्सा सच में बहुत परेशान करने वाला है। उसमें लिखा है, उसकी मुस्कान में दांत नहीं थे, सिर्फ अंधेरा। ये शायद कहानी का सबसे भयानक और मौलिक विवरण है। एक मुस्कान जो एक दोस्ताना भाव होना चाहिए, उसे एक अंतहीन शून्य में बदल दिया गया है। इसकी तो कल्पना करना भी मुश्किल है। बिल्कुल, ये पूरी तरह से अतार्किक और अप्राकृतिक है। ये दिखाता है कि ये जीव सिर्फ डरावना नहीं है, ये हमारी समझ, हमारे यथार्थ से बिल्कुल परे है। ये एक ऐसा खौफ है जिसका कोई चेहरा नहीं, सिर्फ एक खालीपन है। सही। और इसके ठीक बाद वो पलक झपकते ही रमेश के ठीक सामने आ जाती है और उसके कान में फुसफुसाती है, शमशान मेरा घर है और तू आज मेरी बलि। यहाँ बलि शब्द का प्रयोग बहुत सोच समझ कर किया गया है। हाँ, वो ये नहीं कहती कि मैं तुम्हें मार दूंगी। नहीं, बलि शब्द इस घटना को एक सामान्य हमले से एक कर्मकांड में बदल देता है। इसका मतलब है कि ये कोई अचानक हुई मुठभेड़ नहीं है। रमेश को चुना गया है। हाँ, वो एक शिकार है जिसे एक अनुष्ठान के लिए पकड़ा गया है, और इस शब्द के साथ ही उसके बचने की सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। खत्म हो जाती हैं। इसके बाद कहानी का अंत बहुत तेजी से आता है।
रमेश भागने की कोशिश करता है लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जम गए हों। ये लकवाग्रस्त हो जाने का डर है। हाँ बिल्कुल, जहां आप खतरा साफ साफ देख सकते हैं लेकिन आपका शरीर आपका साथ छोड़ देता है। और फिर उसे अपनी गर्दन पर ठंडी बेजान उंगलियों का स्पर्श महसूस होता है। ये स्पर्श डर की अंतिम पुष्टि है। अब तक डर कुछ दूरी पर था, पेड़, आवाज, एक छवि, लेकिन अब वो डर शारीरिक हो गया है। वो संपर्क स्थापित हो चुका है। हाँ, और इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। ये खौफ का चरम बिंदु है। और फिर सीन बदल जाता है। अगली सुबह गांव वालों को शमशान के पास रमेश की लाश मिलती है। उसकी आंखें खुली थी और चेहरे पर डर ऐसे जमा हुआ था जैसे पत्थर बन गया हो। तो इसका क्या मतलब है? मतलब साफ है। खुली आंखें और चेहरे पर जमा डर ये बताता है कि उसकी मौत किसी शारीरिक हमले से नहीं बल्कि विशुद्ध खौफ से हुई है। उसने अपनी मौत को आते हुए देखा और वो डर उसके चेहरे पर हमेशा के लिए अंकित हो गया। ये एक बहुत ही शक्तिशाली और परेशान करने वाली छवि है कि डर खुद एक हथियार बन सकता है। लेकिन कहानी यहाँ एक और मोड़ लेती है, एक अंतिम सुराग जो इस पूरी घटना पर मुहर लगा देता है। क्या? कहानी की पंचलाइन है और उसके पैरों में पायल के निशान थे। ये एक शानदार अंत है ना? ये निशान सिर्फ एक सबूत नहीं है, ये उस अलौकिक शक्ति की छाप है, उसका हस्ताक्षर। ये इस बात की पुष्टि करते हैं कि जो कुछ हुआ वो वास्तविक था। रमेश का कोई वहम या सपना नहीं था। ये एक तरह से उस डायन द्वारा अपने शिकार पर लगाई गई मोहर है, अपनी जीत का ऐलान। ये निशान कहानी को एक भयानक पूर्णता देते हैं। बिल्कुल। और कहानी यही खत्म नहीं होती, वो चक्र को पूरा करती है। अंतिम पंक्ति है, आज भी रात में अगर कोई उस रास्ते से गुजरता है तो पायल की वही आवाज सुनाई देती है, छन छन। ये डर को अतीत की एक घटना से निकालकर वर्तमान में ले आता है। ये बताता है कि खतरा टला नहीं है, वो अब भी वहीं मौजूद है। बिल्कुल। ये अंतिम पंक्ति रमेश की कहानी को एक लोक कथा, एक किंवदंती में बदल देती है। सही कहा। अब रमेश की कहानी दूसरों के लिए वही चेतावनी बन गई है जिस पर कभी वो खुद हंसा करता था। हाँ, वो पायल की आवाज अब सिर्फ एक आवाज नहीं है, वो रमेश की कहानी की गूंज है जो हमेशा याद दिलाती है कि चेतावनियों को अनसुना करने का अंजाम क्या होता है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे सही माहौल, एक अविश्वासी पात्र और धीरे धीरे बढ़ता हुआ तनाव जो संवेदी विवरणों से बनाया गया हो, हाँ, वो एक बहुत ही साधारण सी कहानी को बेहद खौफनाक बना सकता है। हर चीज का अपना एक मकसद है। पीपल का पेड़, सफेद साड़ी, पायल की आवाज और वो मुस्कान। हाँ, और वो मुस्कान। इस कहानी की सफलता इसके सांस्कृतिक संदर्भों और सार्वभौमिक मनोवैज्ञानिक डरों के सटीक मिश्रण में है। ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये हमारे अंदर बसे उस डर की कहानी है कि अगर हम समाज के बनाए नियमों और चेतावनियों को नजरअंदाज करेंगे तो हमें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये तर्क और अंधविश्वास की लड़ाई की कहानी है जिसमें अंधविश्वास की जीत होती है। कम से कम इस शमशान में तो होती ही है। ये सच में कमाल है कि कैसे कुछ 100 शब्दों में इतना कुछ कह दिया गया और ये हमारे लिए एक अंतिम विचार छोड़ जाता है। कहानी इस बात पर समाप्त होती है कि पायल की आवाज आज भी सुनाई देती है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ऐसी कहानियां सिर्फ भविष्य के लिए चेतावनियां होती हैं या गुजरे हुए कल की कोई असली याद? अच्छा सवाल है। और अगर किसी घटना के बाद उसकी आवाज हमेशा के लिए उस जगह पर रह सकती है तो और क्या-क्या है जो हमें दिखाई या सुनाई नहीं देता लेकिन हमारे आसपास मौजूद है?